हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको स्क्रीन पे जो आपका सिलेबस लगाया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आइए इसको देखते हैं। पहला हमारा जो ये 1.1 दे रखा है, 1.1 से जो जितना भी 1.2 तक हमें जितना भी दे रखा है, इसे हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। आपको पेपर में ये तो नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। आपने पहले कहीं पढ़ा होगा ना, तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। आपका केमिस्ट्री जो है ना, वो वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान से फिर कोई आपका पदार्थ कह लो, उसके उसके आकार के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुणों के बारे में, उसके चेंजेस ऑफ मैटर, उसके जो जितना भी उसके अंदर चेंज आता है ना, उसके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पूरा डिस्कस करते हैं। पूरी हम जो स्टडी होती है ना हमारी, हम केमिस्ट्री के अंदर यही होती है कि कोई आपका सबस्टांस या फिर कोई आपका पदार्थ है ना, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, एंड उसका चेंजेस कैसे कैसे आता है, इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पूरा डील करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, इट एक्सप्लेन्स हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ दे ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे मैंने सिंपल सा यही लिखा हुआ है कि इट एक्सप्लेन्स हाउ सब्सटेंस इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी जैसे आपका कोई पदार्थ है, आपका कोई सब्सटेंस है, वो कैसे किसी अन्य सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके वो एक नया पदार्थ बना लेता है। किसी केमिकल प्रोसेस से होकर जाने के बाद जो नया सब्सटेंस आपका बनता है, उसी के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने कोई केमिकल ले लिया, सपोज करिए केमिकल आपने एक्स ले लिया, आपने केमिकल वाई ले लिया, तो जो आपका नया केमिकल बनेगा ना, या आपका एक्स वाई बनेगा जो आपका नया केमिकल, तो वही जो हम केमिकल की रिएक्शन कैसे-कैसे हुई, क्या-क्या कंपाउंड बना, कौन-सा कंपाउंड बना, तो उसी के अंदर वही हम सारा केमिस्ट्री के अंडर डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब जो हमारा केमिस्ट्री है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि डे टू डे लाइफ में हमारी केमिस्ट्री की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है हमारी। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फाउंडेशन ऑफ अदर साइंस। यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ अदर साइंस मतलब जो आपकी विज्ञान है ना, उसका जो बेस है ना, वो पूरा केमिस्ट्री से ही है। आपके यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द सेंट्रल साइंस बिकॉज इट कनेक्ट्स फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। जो आपका जितने भी आपके अदर शाखाएँ हैं ना, या फिर आपके अदर फील्ड है साइंसेस के, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, ये सब आपके पूरा केमिस्ट्री से ही डिपेंड है, केमिस्ट्री से ही इनका सबका लिंक है। इसीलिए यहाँ पे केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा गया है। जो मतलब सेंट्रल साइंस को आप ऐसे समझिए कि आपका जो मध्य में है वो आपका केमिस्ट्री है, और जितने भी इसके साथ लिंक है ना, जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, ये सब उसके आस-पास घूमते हैं। तो यही आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट में कि बिना केमिस्ट्री के आप बायोलॉजी और जियोलॉजी, इनका हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इनकी स्टडी करनी है तो हमें उनकी केमिस्ट्री या फिर उनके केमिकल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डेली लाइफ एप्लीकेशन। अब डेली लाइफ एप्लीकेशन से आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो दिनचर्या या फिर रोज की लाइफ में क्या क्या केमिस्ट्री के यूज हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से केमिस्ट्री आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है। एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग, फूड क्लीनिंग, यूजिंग मेडिसिन एंड इवन ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स केमिकल प्रोसेस। जितने भी आपके जो दिनचर्या में आपका जो भी आपका जो काम काज होता है ना, जैसे आपको खाना बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, मेडिसिन हो गया, आपकी दवाइयाँ इस्तेमाल करना हो गया, आपका साँस लेना हो गया, इन सब में आपका कहीं न कहीं केमिकल प्रोसेस लिंक होता है। केमिकल प्रोसेस लिंक होने से मेरा मतलब है, जैसे आप खाना बनाते हैं उसमें भी एक केमिकल प्रोसेस होती है इन्वॉल्व, जो आप सफाई करते हैं या फिर आप क्लीनिंग करते हैं उसमें भी आपकी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जो आप दवाइयाँ कंज़्यूम करते हैं, जो आप दवाइयाँ लेते हैं, उसमें भी आपका केमिकल प्रोसेस होती है। जहाँ तक कि जो आप अभी साँस ले रहे हैं ना, उसमें भी आपकी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी एक केमिकल प्रोसेस का ही पार्ट होता है।
अब हमारे जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ एंड मेडिसिन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। इसमें जनरली मैं आपको समझाता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, वैक्सीन एंड मेडिकल इक्विपमेंट डिपेंड ऑन केमिकल नॉलेज। बिना केमिस्ट्री या फिर बिना केमिकल नॉलेज के ना आप दवाइयों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, आप किसी मेडिकल इक्विपमेंट का वो नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते हैं। जो आपका केमिस्ट्री है ना, उस पे ही आपका जितना भी आपका जो आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है या फिर जो आपकी दवाइयाँ जितनी भी आपकी बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो सब केमिस्ट्री पे ही डिपेंड करते हैं कि किस दवाई का क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, उसमें किस कंपाउंड की मात्रा क्या कितनी परसेंट होगी, वो सब हमारा पूरा केमिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा केमिस्ट्री से ही हमें पता चलता है। चौथा हमारा एग्रीकल्चर आता है। अब एग्रीकल्चर में आपके क्या है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड सॉइल टेस्टिंग। जो आपकी सॉइल की टेस्टिंग होती है या फिर जो आपका प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, बिना केमिस्ट्री की नॉलेज के या फिर बिना केमिकल नॉलेज के ना, ना तो आप फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना पेस्टिसाइड की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ना ही आप अपनी मिट्टी की जांच कर सकते हैं कि वो उपजाऊ मिट्टी है या नहीं है। तो आपका केमिस्ट्री है हर फील्ड में आपका इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपका दिनचर्या हो या फिर आपकी हेल्थ केयर हो या फिर आपका एग्रीकल्चर हो। पाँचवा आपका आता है इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। सेम वही यहाँ पे आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, फ्यूल्स, पेंट, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपका जो केमिस्ट्री है ना, उसकी जो केमिकल नॉलेज अगर हमें नहीं है ना, तो ना तो हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना हम फ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना पेंट का कर सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में आप देखिए ना, तो हमारा केमिकल कंपोजिशन ही डिपेंड करता है। और केमिकल कंपोजिशन हमें कैसे पता होगा, जब हमें केमिस्ट्री या फिर उसके केमिकल्स जो इस्तेमाल होने उसकी नॉलेज होगी। तो हमारा इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे पेपर में क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो आप सिर्फ इन पॉइंट्स को लिख दीजिएगा और आप इन्हें बस थोड़ा-थोड़ा डिफाइन कर देना कि मतलब केमिस्ट्री हमारे कैसे इस्तेमाल होती है, हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सेम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन। केमिस्ट्री जो है हमारा, उसी के कारण हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके एनवायरनमेंट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन की पेड़ लगा सकते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन हमारे जो एनवायरनमेंट में उसका बैलेंस बना रहे, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा ना हो। वेस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं कि जो आपका कूड़ा है, उसको आप किस तरीके से वेस्ट वेस्ट को आप ऐसा डिस्पोज करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हानि ना हो। एंड जो आपका लास्ट बचता है, वो बचता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। जो आपका एनर्जी का उत्पत्ति है ना, जो आप एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन पे ही पूरा डिपेंड है कि आपका केमिकल रिएक्शन होगी, तब जो आपकी 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 एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो आपकी जो जितनी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन पॉइंट्स को, फिर भी आप एक बार इन्हें देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीधे-सीधे समझा दूँ कि जो भी आपकी केमिस्ट्री है ना, वो आपके डे टू डे लाइफ में कहीं न कहीं उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही होगा। चाहे मैंने आपको बेसिक बता दिया हो कि आप डेली लाइफ एप्लीकेशन हो, या फिर आप उसका मेडिसिन हेल्थ केयर में हो, या फिर आप उसका एग्रीकल्चर में हो। आपकी केमिस्ट्री हर एक फील्ड में आपकी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। अब दोस्तों, आपने अब केमिस्ट्री के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे पढ़ना है, पहला जो है हमारा मैटर है। मैटर जिसे आप तत्व कहते हैं या फिर पदार्थ कह लो। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से अपना पूरा कोर्स करा था, या फिर इंग्लिश जो हमारा था कॉलेज में मेन सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाता था, इसलिए हमें जितना भी पढ़ाया गया कंटेंट वो सब इंग्लिश में था। तो मैं आपको जितना कोशिश हो सके ना, मैं आपको उतना आपको हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ये गलती करी है, या फिर भैया आपने यहाँ पे ये गलती करी है। तो मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छा और ज़्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो हम यहाँ पे मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर आपका क्या होता है? मैटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आपने ये डेफिनेशन बहुत पहले पढ़ी होगी, अगर आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर का सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु जिसका कोई भार है और वो एक जगह को घेरती है। ऑक्यूपाई करने का मतलब उसे घेरना हो गया, या फिर वो किसी जगह स्थान पर रहती है, या फिर उस जगह को ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर लेती है, घेरती है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। आपके पास अगर अभी ये फ़ोन है ना, तो ये आपका मैटर है। आपका कोई भी सबस्टांस ले लो, चाहे आपका वो आपके आसपास कोई चेयर, पेन, टेबल होगा ना, वो सब मैटर से बना हुआ होगा। जितने भी आपका मैटर होंगे ना, वो सब एक ऐसे
सब्सटेंस होंगे ना जिनके पास अपना खुद का वेट होगा। आप चाहे कोई पेपर ले लो, पेपर का भी वेट होता तो वेटलेस है, लेकिन अगर आप बंडल्स ऑफ पेपर देखेंगे ना तो उनका भी वेट आपका होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी उस पे एक्शन करती है। आपका जो पेन है उसका भी एक वेट होगा। और वेट या फिर मास, कुछ भी कह लो आप, वेट या मास दोनों अगर हम मैटर के टर्म में समझ रहे हैं तो दोनों सेम है। भले इनका मीनिंग अलग होता है थोड़ा केमिस्ट्री के पर्पज से, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका भार, आपको भार से समझा रहा हूँ इसको। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट होगा ना या फिर कोई भी चीज़ होगी आपके आसपास, वो आपकी मैटर में होगी। तो जो हमारा मैटर है वो 3 फेज़ में आपके एग्ज़िस्ट करते हैं आपके नेचर में। जो आप अभी भी कोई भी सब्सटेंस होगा ना, मोस्ट चांसेस है कि या तो आपका सॉलिड होगा या तो आपका लिक्विड होगा। तो वैसे ही हमारे जो 3 फिज़िकल स्टेट होते हैं ना मैटर के, वो यहाँ पे होते हैं सॉलिड यानी ठोस। अब दोस्तों जो हमारा मैटर है ना, वो हमारे मैंने आपको बताया है कि 3 स्टेट में हमारा पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आगे चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले हम जरा मैटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो आपका पहला है सॉलिड, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप होता है। उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि मतलब वो कितने एरिया को घेरता है, और उसका एक डेफिनेट शेप होता है। आपने कभी देखा होगा ना, सॉलिड आसानी से मुड़ता नहीं है। या तो आपने चौक को देखा होगा कि जैसे आपकी चौक है ना, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो वो एकदम से टूट जाएगा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा या फिर वो आपकी गैस फॉर्म में नहीं होगा। उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे। अगर आप उस पे एक सर्टेन प्रेशर लगाएँगे ना, तब जाके वो टूटेगा। वरना उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में बहुत टाइटली एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो आपका सॉलिड है ना, मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है? जो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके अंदर दूसरे पार्टिकल्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है, तो वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। वहीं मैं अगर लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड में भी आपका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड को कभी आपने देखा होगा ना, आप एक ग्लास में अगर पानी पानी रखोगे, उसको अगर आप एक बाल्टी या टब में रखोगे, तो वो उसी बाल्टी या फिर आकार, उसका आकार ले लेगा। अगर आप उसे किसी कंटेनर में रखोगे तो वही कंटेनर का आकार ले लेगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यहाँ पे इसका मतलब सेम यही है कि उसका कोई आकार नहीं है। उसको आप जिस बर्तन में या फिर जिस किसी सब्सटेंस पे रखोगे ना, किसी भी सरफेस पे रखोगे, वो उसका आकार ले लेगा। यहाँ पर जो हमारा तीसरा आता है गैस। गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, दे हैव कंप्लीटली ऑक्यूपाइड दिस कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जो आपका गैस है उसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। अगर आप उसे किसी भी कंटेनर में अगर आप उसे कंप्रेस कर देंगे ना, तो वो इजीली कंप्रेसिबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका सॉलिड है वो आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। उसको आप किसी भी हाई प्रेशर के अंडर आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब उसे पूरा तरीके से दबा देना, उसे प्रेशराइज़ कर देना। प्रेशराइज़ करना मतलब उसके इतना प्रेशर लगाना कि वो अपना शेप या फिर साइज़ में उसका चेंज हो जाए। लेकिन लिक्विड आपका सॉलिड से होता है, मतलब लिक्विड आपका कंप्रेसिबल होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना आपका गैस होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कंप्लीटली ऑक्यूपाइड अ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप जिस भी कंटेनर के अंदर आपकी गैस को रखोगे ना, मान लो आप ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर उसे पुट करोगे, तो वो पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर वो पूरी फैल जाएगी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है ना, मैटर, इसमें हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपका जो मैटर है वो क्या-क्या उसके टाइप्स हैं आगे, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो आपका पहला आता है आपका मैटर, उसके आपके 2 टाइप्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे मिक्सचर के भी और टाइप्स होते हैं। यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर होता है, यहाँ पे आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ पे आपका प्योर सब्सटेंस के भी टाइप होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका मिक्सचर क्या होता है? तो जो आपका मिक्सचर होता है ना, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एंड इन एनी रेशियो आर कॉल्ड इट्स जो आपका मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए ले लें, तो आपका मिक्सचर जो होगा ना, वो किसी भी 2 तत्व या फिर किसी भी 2 पदार्थ से मिलकर बना होगा, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, उसका कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं होगा। उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, अब मिक्सचर क्या कहा मैंने आपको, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सब्सटेंस जब मिलते हैं किसी
फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं वो, तब वो मिक्सचर कहलाते हैं। तो हमारा होमोजीनियस क्या होगा? द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब जैसे आप देख लीजिए, मिक्सचर जो हमारा उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में हमारा क्या होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका एक गिलास पानी है, उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी डालोगे ना, तो एक समय तक उसे आप जब घुलाते रहोगे तो वो चीनी जो है वो पूरा उसमें घुल जाएगी। आपकी चीनी, या फिर आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, तो आपकी जो चीनी है वो पूरी तरह से पानी में घुलनशील हो जाएगी, वो पूरी तरीके से घुल जाएगी पानी में। ऐसा नहीं रहेगा कि वो कहीं पे घुली नहीं है, वो नीचे डिपॉज़िट हो गई या फिर नीचे वो सतह पे स्थिर हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पूरा यूनिफ़ॉर्म मतलब एक समान पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी। तो वो हमारा होमोजेनियस कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर सॉल्यूशन। अब जो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर आता है ना, वो इसका पूरा विपरीत होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? हमारा जो मिक्सचर है, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना है, वो यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा। यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा, आप क्या समझ रहे हैं आप? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप मिट्टी और पानी को एक साथ मिक्स करोगे ना, तो क्या होगा, आप एक समय तक तो उसे मिक्स करते रहोगे, लेकिन एक समय बाद जब आप उसे छोड़ दोगे, एकदम स्थिर छोड़ दोगे, तो आप देखोगे जो मिट्टी के कण है ना, वो पानी के नीचे जो सतह होती है ना, वहाँ पे वो बैठना शुरू कर देंगे। तो यही होता है आपका हेटेरोजीनस, जहाँ पे जो जो आपका केमिकल कंपोज़िशन उसके अंदर जितना भी होगा ना, जैसे आपका आपने मिट्टी का ले लो, तो जो आपकी क्या मिट्टी होगी ना, वो पूरे एक समान नहीं होगी उसके अंदर फैली हुई। यही आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्सेस। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके अल्कोहल हो गया ना, शराब जैसे हो गई, उसके अंदर अगर आप नमक मिक्स करोगे ना, तो आप उसे कितना भी कोशिश कर लो घुमाने की, उसके अंदर जो आपका नमक है ना, वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए या फिर उसके अंदर वो घुलनशील हो जाए। जो आपका नेक्स्ट आता है वो है अब आपका प्योर सब्सटेंस। आपको प्योर सब्सटेंस को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखा है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारा? देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में बता देता हूँ। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है? जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है, उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं ना, या फिर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो उसी प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए उसका नाम रखा गया है प्योर सब्सटेंस, या फिर शुद्ध तत्व जिसे हम हिंदी में कहेंगे। वो एक ही तरीके के एलिमेंट से बना हुआ होता है, और उसके अंदर एक फिक्स रेशियो होता है। मैंने जब आपको मिक्सचर पढ़ाया था, मैंने आपको क्या कहा था मिक्सचर में? जो आपका ये मिक्सचर है, मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इट एनी रेशियो। जो आपका मिक्सचर है उसमें तो आपके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे, वो किसी फिक्स रेशियो में नहीं होंगे। लेकिन जो आपका प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस में जो आपका जो होगा, एक ही टाइप के एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर एक ही टाइप के सब्सटेंस जो होंगे, एटम्स जिन्हें कह लो, वो एक ही टाइप के उसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। इनके अंदर सेम ही तरह के सब्सटेंस, या फिर जिन्हें आप मॉलिक्यूल कह लो या फिर एटम कह लियो, वो उनसे मिलकर बने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड के अंदर कुछ पार्ट सिल्वर होगा मिक्स करा हुआ, तब जाके वो एलिमेंट बना है, ऐसा नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट कह रहा हूँ, तो एलिमेंट के बारे में आप पढ़ लेते हैं जरा, कि एलिमेंट क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो आपका एलिमेंट होता है ना, उस वो केवल और केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो पार्टिकल आप क्या, तो एटम्स हो गए या तो आपका मॉलिक्यूल हो गया। जो आपका एलिमेंट है, आप सिंपल सा ये समझिए कि जो आपका एक होता है एलिमेंट, जो आपका सेम ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सेम ही टाइप के कण से मिलकर बना होता है। पार्टिकल मतलब छोटा सा कण है, उसी से मिलकर बना होगा। अब वो आपका एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपको नेक्स्ट स्लाइड में या फिर इसी स्लाइड में डिस्कस करता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पर उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आपका एलिमेंट जो आपको समझ गए होंगे कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, 2 और 2 अधिक एटम से मिलकर बना होगा, और वो भी दूसरे डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, या फिर एलिमेंट से मिलकर बना होगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक जो एटम होंगे ना, वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, उनसे मिलकर जब बना होगा ना कोई, तब जाके हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H2O। H2O आपका वाटर होता है, आपको पता है। तो वाटर में क्या है, आपका H के यानी हाइड्रोजन के दो एटम है, आपके ऑक्सीजन का एक एटम है। आप कभी भी किसी चीज़ को समझते हैं ना, तो उसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझिए। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ साथ में, ताकि आप उसके डेफिनेशन साथ में समझ सकें।
जो आपका कंपाउंड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दो से अधिक एटम से मिलकर बना है। कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन इसमें क्या है, सी और ओ दोनों अलग अलग एटम है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, किसी और दूसरे तत्व के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो वही आपका कंपाउंड कहलाता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपकी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एटम्स एक साथ मिलते हैं ना, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने आपका क्या होता है, सेल होता है। सेल, बहुत सारे सेल का जो जब ग्रुप होता है उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जब बहुत सारे बन जाते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं। जब हमारे ऑर्गन बनते हैं बहुत सारे, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मैं आपको बायोलॉजी के टर्म से समझा रहा हूँ, लेकिन आप इससे समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ मिलते हैं तब हमारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के। जो आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड ना, उसका जो सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो आपका मॉलिक्यूल होगा, या फिर वो आपका एटम भी हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों लिखा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में आपको यही बता रहा हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं ना, तो आपका मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो, एटम के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं। आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तभी आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, या फिर आपने 11th में पढ़ा होगा। एटम क्या है? किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो पार्टिकल कहते हैं, सबसे छोटा जो कण होता है, चाहे वो सेल का ले लो, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का ले लो, उसे ही हम एटम कहते हैं। आपके एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। अब आपका मॉलिक्यूल हो गया था, तो मॉलिक्यूल मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप डेफिनेशन इसके देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। अब आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो है आपका आयन। अब आयन क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं होगी। अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है ना, तो आप एक बार कमेंट डाउन कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। और आप ना, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, तो आप एक बार कमेंट करें। मैं आपका ऐसा नहीं कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। अब जैसे अगर आप आयन कहें, तो जैसे आपने देखा होगा ना, मैं आपको सोडियम का एग्जांपल देता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है ये, मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। उसका है 281। तो जो उसके लास्ट शेल में है, उसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन उसका बचता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, आयन्स, जो वो या तो लॉस करेगा, किसी को देगा, या तो वो किसी से लेगा नहीं। उसके लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एटम या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस केस में क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा, क्योंकि लास्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर वो 3 लेगा भी, तो वहाँ पे उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उसकी वैलेंसी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जो आपका सोडियम है ना, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो जहाँ जो उस पे चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उस एटम पे या फिर सोडियम पे एक चार्ज आएगा, उसी को हम आयन कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि कोई एटम आपको, आपका लास्ट शेल में अगर उसकी जो वैलेंसी है वो अगर उसकी फुलफिल नहीं हो रही है, उसका कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है लास्ट शेल में, तो वो कोशिश करेगा या तो उसे लॉस कर दे, या तो उससे किसी और अदर एटम से गेन कर ले। तो जो एटम आपका लॉस करेगा, वो आपका होगा, उसके उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि आपका सोडियम है ना, Na सोडियम है, उसके पास +1 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट शेल से अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। और जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है, 287, तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके पास -1 का एक चार्ज आएगा। तो मैंने आपको पूरा डेफिनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बेसिक्स हैं। बस आपको ये याद रखिए कि आपका कैटायन क्या होता है। कैटायन आपका हो गया सोडियम। सोडियम आपका CaTiON कैटायन हो गया। और जो आपका क्लोरीन है वो आपका एनायन हो गया। एनायन मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे डेफिनेशन से भी, यहाँ पे अगर आप नहीं समझे तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, पर आप पॉलिटेक्निक के लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक लेवल है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि सिंबल्स क्या होता है। जितने भी आपका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जितने भी आपका इस स्लाइड में आपके टॉपिक दे रखे हैं ना, कि आपको क्या क्या आपके सिलेबस में है, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा ही कवर कराऊंगा इसमें, जो जो आपका दे रखा है। 1.3 और 1.4 में आपको कवर नहीं कराऊंगा। इसका मैं आपको अभी एक रीज़न दूंगा कि मैं आपको कवर क्यों नहीं कराऊंगा।
अब हमारा जो आता है सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट लेटर और साइन टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। आपका जो आपके पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, जिसमें आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, उनका कुछ सिंबल दिया जाता है। जैसे आप रिएक्शन करते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आप हाइड्रोजन पूरा लिख रहे हैं प्लस आप ऑक्सीजन पूरा लिख रहे हैं। ये ऐसे में आपकी केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे आपका सिंबल्स का आपका सिंपल मीनिंग यहाँ पे है, जो आपके एलिमेंट्स है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी सिंबल का यूज़ करते हैं। आपके जो हाइड्रोजन है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका सिंबल का यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारी केमिकल प्रोसेस है या फिर आपकी केमिकल रिएक्शन हो, उसे हम शो कर सकें कि कैसे कैसे आपकी केमिकल प्रोसेस आपकी हुई है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको किसी किसी एलिमेंट के आपको अभी भी याद होंगे, जैसे कार्बन का सी होता है, आपका ऑक्सीजन का ओ होता है, आपका सोडियम का Na होता है, आपका मैग्नीशियम का Mg होता है। तो यही सब आपका केमिकल सिंबल्स आपके रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब जो आपका यहाँ पे आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड एंड देयर रेशियो इन एटम्स। जो आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मान लीजिए आपका एक केमिकल कंपाउंड है C6H12O6। आप राइटिंग पे मत देखिए, मैं आपको क्या कंटेंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो देखिए। आपका इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका कार्बन के 6 एटम है, आपका हाइड्रोजन के 12 एटम है, आपके ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। और ये आप कमेंट डाउन करिए कि ये कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा सबस्टांस है जिसका मैंने ये लिखा हुआ है। ये बहुत ही ईजी है, ये तो बेसिक है आपका। तो यहाँ पे जो आपका H2 है, CO2 हो गया, ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये आपका वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इसके अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट है और वो किस कंपोजिशन में है, कितने उसके एटम्स प्रेजेंट है, किसी एलिमेंट के कितने उसमें एटम्स प्रेजेंट है। यही आपका केमिकल फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला कहा जाता है। अब आपका वैलेंसी। वैलेंसी मेरे को लगता नहीं है आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। आपने 9th में या फिर आपने 10th में कभी ना कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। 9th में तो आपने कन्फर्म पढ़ा ही पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका दूसरा चैप्टर है। फिर मैं आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड। जो आपका वैलेंसी है ना, वैलेंसी आपका क्या क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने शेयर करे हैं, आपने किसी को दिए हैं या फिर आपने किसी से लिए हैं, वही आपका वैलेंसी कहलाया जाता है। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको सोडियम का एग्जांपल देता हूँ। सोडियम को क्या क्या है? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। 1 लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन को। सोडियम जो है आपका, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो इससे आप क्या समझते हैं उसकी वैलेंसी कितनी है? उसकी वैलेंसी को हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वैलेंसी आप देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है या फिर वो देता है। जनरली जब आपकी वैलेंसी होगी ना, वो आपकी 1, 2 और 3 होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका या तो 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और मिनिमम 1 भी दे सकता है और मिनिमम 1 भी किसी से ले सकता है। तो वही आपकी वैलेंसी कहलाई जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। ऑक्सीजन की 2 क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। अगर वो 2 लेगा तो उसके लास्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो हमारा ऑर्बिट, जो अब उसका लास्ट ऑर्बिट होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? उसकी 2 वैलेंसी होगी। इसे हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंसी को। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट आता है, वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। इसको हम जल्दी से समझते हैं। आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग एलिमेंट, सिंबल एंड फॉर्मूला टू शो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो आपका केमिकल इक्वेशन है, वो आपका सीधा सीधा ये आपको दिखाती है कि आपके कौन से एलिमेंट आपके इस्तेमाल हुआ है, आपके कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, उनके सिंबल्स क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है। जैसे आप देखिए, टू, हाँ, यहाँ पे तो पूरा एक बैलेंस करी हुई इक्वेशन है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना था कि H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे ऐसा होता है इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे हमें टू जो हमारा है ना, इसको अभी आप नेग्लेक्ट करिए। जो आपका H2 प्लस O2 है, वो आपका बनाता है H2O, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे 2 लगाया गया है, ताकि दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो हमारी केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारा रिएक्टेंट कौन से थे और हमारा प्रोडक्ट कौन सा बना है। यही आपका बेसिक का केमिकल इक्वेशन कहलाता है।
का नेक्स्ट आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको मोल के बारे में बताना चाहूँगा। मोल आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, 9th में, 11th में, दोनों क्लासेस में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा मोल क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोल इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट इन केमिस्ट्री यूज्ड टू काउंट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका मोल है ना, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि मतलब इसे एक वर्ल्ड वाइड यूनिट माना गया है केमिस्ट्री में, जिसे हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए पार्टिकल्स को। जो आपके एलिमेंट है या फिर आपका सब्सटेंस है, उसके अंदर आप ये तो काउंट नहीं कर सकते ना कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स तो इतने छोटे हैं कि उन्हें कभी-कभी माइक्रोस्कोप लेवल पे देखना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। भले आज के टाइम में बहुत सारे इक्विपमेंट डेवलप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आपके एटम्स होते हैं ना, उन्हें आप अपनी नॉर्मल आइज़ से ऐसे नहीं देख सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के आप नॉर्मल नहीं देख सकते हैं। तो उसे हम एक टर्म देते हैं मोल, कि वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर आपके कितने एटम्स या आपके कितने मॉलिक्यूल या फिर आपके इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 1 मोल कितना होता है। 1 मोल आपको उसको याद रखना है कि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। कभी ना कभी ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसको आप एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। आपसे पेपर में या तो ये पूछ लेगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो वहाँ पे फिलअप्स में पूछेगा तो आपको उसकी वैल्यू डालनी है कि कितने क्या वैल्यू होती है। अगर आपको पूछता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो आप तब भी आपको यही लिखना है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये आपको दिख तो बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 1 मोल में आपके बहुत ज़्यादा एटम्स एक साथ आपको रिप्रेजेंट करते हैं आपके। अब आपका यहाँ से आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी 2 टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। न्यूमेरिकल आपके यहाँ से बनेंगे, तो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन से ही इन क्वेश्चन के आगे प्रैक्टिस करनी है। आपका मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है मतलब। मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले समझा सकता हूँ कि जो आपका मोलैरिटी होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं ना, वो आपको दर्शाता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपको पता होगा, अगर आपको सॉल्यूट भी नहीं पता है तो मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूट मतलब जिसको हम किसी और के अंदर घुलाते हैं। जैसे आपका चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो आपका जो चीनी होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो आपका पानी होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। समझे? तो जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 लीटर में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के वो प्रेजेंट हैं, और अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो उसी से आपका मोलैरिटी फाउंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका बनेगा तो आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनेगा। यहाँ से आपका थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ ये पूछ सकता है कि मोलैरिटी क्या होता है, आप उसका फॉर्मूला लिख देना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने खास कर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका मोलैरिटी है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अगर आप किसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे ना, तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, किसी सॉल्यूशन को अगर आप कूल डाउन करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे ना, तो उसके कंप्रेस तो नहीं, अगर आप उसको कंडेंस करेंगे या फिर आप उसको ठंडा करेंगे, तो उसके आसपास के जो जितने वेपर होंगे ना, वो सब उसके सॉल्यूशन में मिक्स करके उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो जो आपका टेम्परेचर है, आपका पूरा डिपेंड करता है मोलैरिटी टेम्परेचर पे। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी उसकी घटेगी, अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो मोलैरिटी उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट यही है कि अगर आपकी मोलैरिटी है, वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपको ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, पक्का गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन अभी भी याद है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होता है। फिलहाल में पूछ सकता है, वहाँ पे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट कुछ ऐसा लिख के आएगा, तो आपको मोलैरिटी ही टिक करना है उस पे। जो आपका सेकंड आता है वो आपका मोलैलिटी। का मतलब क्या है? मोलैलिटी को हम छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। वहाँ पे क्या था मोलैरिटी में था सॉल्यूशन के 1 लीटर में। मोलैरिटी में था सॉल्यूशन के 1 लीटर में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में। यहाँ से फर्क आ जाता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि मोलैलिटी का मीनिंग क्या है। मोलैलिटी का मतलब होता है सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो आप इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मोलैलिटी अगर आपको फाइंड करनी होगी किसी क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया होगा तो आपको मास को भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन
आपको एग्जांपल समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो आपका मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या है? आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और मोलैलिटी, ध्यान से सुनना, मोलैलिटी करता है टेम्परेचर पे डिपेंड। मोलैलिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? अब आपका लास्ट टॉपिक बच चुका है, इसमें जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपने एटम्स तो पढ़ लिया कि एटम्स क्या हैं, लेकिन अब एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्कवर करे थे साइंटिस्ट ने, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जो आपके जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके आसपास ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। आप उसका चार्ज आपसे अगर पूछेगा तो उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आपसे पूछता है पेपर में ऐसे पूछने के चांसेस तो ना के बराबर है, पर अगर ट्रू फॉल्स में पूछता है कि मास क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा ना, तो आपको इतना लिखना है कि सिर्फ 9.1 लिखना है। आपको लिखना है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में। और अगर आपको इस केजी में ही लिखना है, स्टैंडर्ड यूनिट जो आपकी केजी है, तो आपको केजी में ही लिखना है। मैंने आपको उसकी लोकेशन बता दी कि वो लोकेशन कहाँ होती है उसकी, आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर मतलब जो आपके शेल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक शेल होता है, फिर ऑर्बिट होता है, फिर ऑर्बिटल्स होता है। उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। आपसे पूछ सकता है उसका रोल क्या है, तो क्या होता है उसका रोल? रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग। आपने आपको बताया था ना कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हो गई केमिकल रिएक्शन जो भी टेक प्लेस करती है, कितने वैलेंसी उसकी क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देता है या फिर गेन करता है। तो यही यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग बनती है। अगर वो किसी और को दे रहा है, तो वो जो दूसरा कंपाउंड है वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कोई आपका कंपाउंड होगा जिसने आप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं ना, वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन ने एक गेन किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उनसे आपका एक नया कंपाउंड बनेगा NaCl, यानी कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। अब आपका जल्दी से पढ़ते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका हो गया, इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मास क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। आपको सिर्फ एक डिजिट तक याद रखना है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। आप इनको नोट करिएगा पूरा। मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको इन सबको नोट करना है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसकी लोकेशन होती है। और इसका रोल क्या होता है? डिसाइड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका जो डिसाइड करने वाला होता है वो प्रोटॉन ही होता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। सीधा-सीधा इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी, उसको वो रिवील करता है, या फिर उसकी आइडेंटिटी बताता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे उसका चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। अगर उसका मास पूछ लेगा तो उसका मास आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। अब उसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन आपको पता है, न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस में होती है। उसका रोल क्या होता है? वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। जो आपका न्यूट्रॉन है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने बताया होगा कि न्यूट्रॉन का काम क्या है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर से लिखिए, इसको याद करिए कि प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रोवाइड करता है, उसको स्थिरता प्रदान करता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी ना, जो आपकी ओल्ड फॉर्म थी, मेंडलीव्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो एलिमेंट थे वो किस बेसिस पे थे? एटॉमिक मास के बेस पे, कि उसका मास कैसा है। लेकिन जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है? एटॉमिक नंबर के बेस पे उस एलिमेंट्स को वहाँ पे प्लेस किया गया है। तो जो आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है ना, वो आपको कैसे पता चलता है? आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से पता चलता है। तो ये आपका मास नंबर डिसाइड भी करता है। अब आपका पूरा चैप्टर 1 तो कवर हो चुका है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था जो आपके ये वाले 2 पॉइंट्स है ना, 1.3 एंड 1.4, इनको मैंने कवर नहीं करा है। इनका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये कोई फेक रीज़न नहीं है। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ये आपके सिलेबस में दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं, बट इनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। इसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसेंशियल बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, मैंने इतने साल पॉलिटेक्निक में पर ये पेपर स्टूडेंट्स के देखे हैं, उनमें कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। स्टूडेंट्स की केमिकल इक्वेशन बताइए, इसेंशियल्स क्या है उसके बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। एक क्वेश्चन पूछता है नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, वो क्वेश्चन पूछता है। पर यहाँ से मुश्किल से एम्पिरिकल फार्मूला जहाँ पे लिखा हुआ ना, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला,
यहाँ पे कहीं नहीं पूछा गया आज तक के पेपर में। आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देखिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला से हो सकता है कि एक क्वेश्चन कहाँ कहीं पे पूछा गया हो, बट ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस इसके रिपीट होने के। 3 या 4 साल में एक बार पूछ लेगा। वैसे अगर आपको लगता है कि मेरे को आपको इसको पढ़ाना है, तो मैं इसकी एक न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँगा। मैंने आपको बता दिया है 1.3 और 1.4 आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा बहुत आता है, मोलैरिटी का आता है, मोलैलिटी का आता है, नॉर्मेलिटी का आता है। नॉर्मेलिटी मैंने बताया नहीं है, बट नॉर्मेलिटी से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया गया है। बाकी इनके अलावा आपका इक्विवेलेंट मास से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विवेलेंट वेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपके 1.3 और 1.4 में पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एफर्ट डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर पेपर के टाइम पे देख रहे हैं और आप उसमें कोई एफर्ट नहीं डाल रहे खुद से। आपको एफर्ट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एक ऐसी ब्रांच है ना जहाँ पे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक आ जाएगी। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक आई है। और बैक किन किन में आई है? अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स। पीसीएम जो 11th-12th में होती है वो इनकी अभी बैक आ रही है। और ये तो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही बैक खाएंगे तो आगे जाकर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही बैक खाएंगे ना तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको इन सबको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पेपर में। अगर आपको 1.2 तक मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको सारा डिस्कस कर दीजिए। और कुछ इनमें नहीं था डिस्कस करने के लिए, वो भी मैंने आपको डिस्कस करा है। इसके अलावा 1.3 अगर आपके टीचर पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे या फिर मिड टर्म में आएंगे, तो आप कमेंट करिए। मैं आपको इनका कंफर्म, आपको मैं इनके न्यूमेरिकल्स और इनके जो थ्योरी मैंने आपको नहीं कराई है वो मैं आपको कंफर्म कराऊंगा। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाए। एंड अगर आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे जाके हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल ग्रो कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।